नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज अपनी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, वो रहने वाली है शिविर यानी कैंप से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास शिविर यानी कैंप रहेगी। अब शिविर क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊँ कि शिविर में अपन ने सबने देखा होगा, बचपन में भी देखा होगा। जैसे अपन ने स्कूल में भी शिविर लेके जाते हैं, कैंप लेके जाते थे। जैसे अपने गुरु होते थे, अपने जो शिक्षक होते थे, वो अपने को कहीं भी घुमाने के लेके जाते थे। चाहे वो कोई जयपुर हो गया, कोई दूसरे ज़िले में हो गया, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा के लाते थे। किले, गढ़, जो जो तालाब होते थे, वो नदी होती थी या फिर जो झील होती थी, वो सब दिखा के लाते थे अपन को। वो साइंस पार्क दिखा के लाते थे। ये सब क्या हो गया, तो वो शिविर के तौर पर या कैंप के तौर पर अपन घूमने जाते थे। वो रहता था अपन शिविर या कैंप। लेकिन इसमें अपन देखेंगे कि शिविर में क्या होता है। तो शिविर प्राकृतिक तरीके से होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। प्राकृतिक मतलब नेचुरल होता है, इसमें कोई बनावट नहीं होती है। मान लो, तो इसमें जो पहली परिभाषा निकल के आएगी शिविर की, कि शिविर क्या होता है, अपने को कोई पूछ ले तो ये रहेगा इसमें कि शिविर प्रकृति की गोद में रहकर, यानी प्रकृति मतलब जो अपने सामान्य नेचुरल है, तो प्रकृति की गोद में रहकर ज्ञान प्राप्त करना या अनुभव अर्जन करना, ये क्या कहलाता है, तो वो शिविर कहलाता है। दोबारा से देखिए, प्रकृति की प्राकृतिक गोद में रहकर ज्ञान प्राप्त करना या अनुभव अर्जन प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, वो शिविर कहलाता है। दोबारा से, कि प्रकृति की प्राकृतिक गोद में रहकर अनुभव एवं ज्ञान अर्जन करना, वो शिविर कहलाता है। इसके अलावा भी देखिए कि शिविर क्या होता है, तो प्रकृति के अस्थायी आवास में, या अपन वहाँ पे मान लो कोई जंगल में चले गए या फिर कोई घूमने चले गए, जैसे रणथंभौर चले गए, सरिस्का चले गए, तो वो जंगल है, पहाड़ी एरिया है, तो वो प्रकृति का अस्थायी आवास है। क्योंकि अपन वहाँ पे परमानेंट नहीं रहेंगे, कुछ दिन, 1-2 दिन, 7 दिन ऐसे ही तो घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर जो रहेंगे तो वो प्रकृति का अस्थायी आवास हो गया अपने लिए। क्योंकि अपन वहाँ पे परमानेंट नहीं रह रहे, अपन वहाँ पे तंबू लगा के, कैंप लगा के रह रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अस्थायी आवास। तो प्रकृति के अस्थायी आवास में परस्पर सहयोग के द्वारा, यानी अपन जितने भी जा रहे हैं वो आपस में सहयोग के द्वारा, परस्पर सहयोग के द्वारा, जो शिक्षात्मक दृष्टिकोण से, मतलब सीखने के दृष्टिकोण से अपन गए हैं, तो कुछ न कुछ सीखेंगे। वहाँ पे घूमने गए हैं, जैसे सरिस्का में चले गए, तो वहाँ से कुछ सीख कर तो आएंगे ना, कि इतनी बड़ी पहाड़ है, ये गढ़ कितना, किला कितना बड़ा है, यहाँ पे कितनी नदियाँ हैं, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, कुछ सीखने को मिलेगा अपने को। तो प्रकृति के अस्थायी आवास में परस्पर सहयोग के द्वारा शिक्षात्मक दृष्टिकोण से, यानी सीखने के दृष्टिकोण से जो जीवन जीने की कला होती है, वो रहेगी अपने शिविर। तो प्रकृति के अस्थायी आवास में परस्पर सहयोग के द्वारा शिक्षात्मक दृष्टिकोण से जो सीखने की कला होती है, वो कहलाएगी शिविर या कैंप कहलाएगी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। दोबारा देखिए कि इसके अलावा शिविर के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, कि शिविर क्यों लगाते हैं, कैंप क्यों लगाते हैं। अपन कैंप पढ़ रहे हैं तो कैंप या शिविर क्यों लगाते हैं, तो इसमें व्यक्ति को खुद करके सिखाने के लिए, खुद बनाने के लिए, यानी व्यक्ति खुद का खुद देख देख के सीखता है, कुछ करके भी सीखता है। तो ये खुद बना के सीखता है, खुद करके सीखता है, खुद ग्रहण करके सीखता है, ये सभी कुछ करता है, वो शिविर का उद्देश्य होता है। इम्पोर्टेंट। इसके अलावा कि शिविर के लक्ष्य क्या होते हैं, तो शिविर का लक्ष्य व्यक्ति को मनोरंजन के द्वारा विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति कराना। यानी आप घूमने जाते हैं, तो घूमने गए, मान लो साइंस पार्क में चले गए या चिड़ियाघर में चले गए, तो वहाँ पे अपने को मनोरंजन तो मिलेगा, लेकिन उस मनोरंजन के द्वारा अपनी किसी विशिष्ट नॉलेज भी या ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। क्यों, वहाँ पे इतनी चीज़ें देखेंगे तो सोचे, दिमाग लगाएंगे, डायनासोर कैसा था, ये इतना बड़ी चीज़ कैसे थी, ये कैसे घूम रहा है, प्रकृति कैसे बनी है, पर्यावरण कैसे बना है। तो जितने भी चीज़ें सीखेंगे वो अपने को विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। तो ये शिविर का लक्ष्य भी होता है। इसके अलावा शिविर का उत्तम समय क्या होता है, वो भी अपन देखेंगे कि शिविर का उत्तम समय होता है, वो मैं आपको बता दूं। शिविर जैसे मान लो अपन शिविर लेके जा रहे हैं, कोई जनवरी में तो लेके जाएंगे नहीं उसको, क्यों, सर्दी रहती है। जून में नहीं लेके जाएंगे, गर्मी रहती है। जुलाई में, अगस्त में नहीं लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा बरसात होती है। तो शिविर का उत्तम समय कौन सा माना गया है, वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न इनमें से ही पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, आप उनको ध्यान से सुनते रहो। नोट्स बना लेना, मैं लिखता हूँ, जो बोर्ड पे लिखूंगा उसके आप नोट्स एज इट इज उतार लेना, आपको प्रश्न वहीं से मिल जाएगा। इससे पहले वाली क्लास अपन ने ली थी मनोरंजन, रिक्रेशन, वो भी क्लास आपको पता होनी चाहिए, कंसेप्ट बेस्ड थी, और ये भी कंसेप्ट बेस्ड रहेगी। यहाँ पर रटने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग से अगर एक बार समझ लिया, दोबारा आपको शिविर, मनोरंजन जैसे टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो शिविर में क्या रहेगा कि शिविर भी वही प्रक्रिया है कि एक प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए, यानी प्रकृति के अस्थायी वातावरण में रहते हुए अपन क्या करते हैं, शिक्षात्मक दृष्टिकोण से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं या मनोरंजन करते हैं, वो शिविर कहलाता है। इसके अलावा शिविर का समय,
कि उत्तम समय कौन सा होता है, तो शिविर का उत्तम समय रहेगा वो रहेगा बसंत का मौसम। यानी बसंत का मौसम मतलब बसंत पंचमी के लगभग। बसंत पंचमी कुछ कौन से महीने में आती है, तो बसंत पंचमी अपने को पता है सबको कि माघ महीने में आती है। तो माघ का महीना अपने तरीके से अंग्रेजी महीने में देखें तो वो लगभग फरवरी मार्च का महीना होता है। फरवरी मार्च का महीना वो बस शिविर का सबसे उत्तम टाइम माना गया है। यह भी अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज अपन देखते हैं शिविर। और शिविर के बारे में सबसे पहले अपन इसकी वो लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे कि शिविर क्या कहलाता है, शिविर क्या होता है, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो प्रकृति की गोद में रहकर ज्ञान की प्राप्ति करना और अनुभव अर्जन करना, ये क्या कहलाता है, शिविर कहलाता है। तो सबसे पहले देखें दोस्तों यहाँ पे, दोस्तों इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है, मतलब समझने लायक टॉपिक है, रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इसमें। ये रटेंगे कोई प्रश्न नहीं बनेगा इसमें, सीधी सीधी बात है। आपको सीधा सीधा इसमें समझने की बातें हैं, जितना समझ गए दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शिविर प्रकृति की गोद में रहकर, क्योंकि शिविर का मतलब ही क्या है, प्राकृतिक है। जैसे कोई जंगल में चले गए घूमने, या फिर कोई पहाड़ों में कोई गढ़ किला देखने चले गए, दुर्ग देखने चले गए, तो ये प्रकृति होती है सारी। तो प्रकृति की गोद में रहकर ज्ञान प्राप्त करना या अनुभव अर्जन करना शिविर कहलाता है। शिविर कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा दोस्तों इसमें निकल के गया मेन चीज, देखो प्रकृति की गोद, मेन चीज शब्द यही है कि प्रकृति में रहकर फिर अपन क्या कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, तो वो शिविर कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात, शिविर से मेन चीज है वो प्रकृति से संबंधित होती है। तो प्रकृति की गोद में रहकर ज्ञान की प्राप्ति करना या अनुभव प्राप्त करना शिविर कहलाता है। दूसरी कि ये प्रकृति के अस्थायी आवास में रहकर, क्योंकि वहाँ पे अपन जाएंगे तो फिक्स तो रहेंगे नहीं, तो अस्थायी हो गया अपने लिए वो। तो प्रकृति के अस्थायी आवास में रहकर परस्पर सहयोग के द्वारा, क्योंकि अपन शिविर में जाते हैं, मान लो 100 चले गए, 10-15 लड़के चले गए, 20 लड़के चले गए, तो आपस में परस्पर रहेंगे, क्योंकि परस्पर सहयोग करेंगे तभी तो मज़ा आएगा। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे 3-4 जने लड़ाई करने चले गए तो वो फिर शिविर नहीं होगा। तो प्रकृति में सहयोग के द्वारा, परस्पर सहयोग के द्वारा जो शिक्षात्मक दृष्टिकोण से, यानी सीखते हुए मनोरंजन करता, शिक्षात्मक दृष्टिकोण से मनोरंजन प्राप्त करना शिविर कहलाता है। तो अगला पॉइंट कौन सा निकल के आएगा अपना, अगला पॉइंट निकल के आएगा कि प्रकृति के अस्थायी आवास में, आवास मतलब जहाँ पे अपन घूमने जा रहे हैं वो आवास ही हो गया। तो प्रकृति के अस्थायी आवास में परस्पर सहयोग के दृष्टिकोण से, परस्पर सहयोग के दृष्टिकोण से, परस्पर सहयोग के दृष्टिकोण से शिक्षात्मक मतलब शिक्षा ग्रहण करते हुए, शिक्षात्मक दृष्टिकोण से अनुभव व मनोरंजन करना शिविर है। इम्पोर्टेंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोबारा से वही लाइनें निकल के आ गई कि प्रकृति के अस्थायी आवास में, वहाँ पे जहाँ पे घूमने जा रहे हैं वो अपने लिए अस्थायी है। तो प्रकृति के अस्थायी आवास में परस्पर सहयोग के दृष्टिकोण से, अपनी जितने भी जा रहे हैं घूमने वो सब एक दूसरे से परस्पर मिलते जुलते रहते हुए फिर क्या करते हैं, शिक्षात्मक दृष्टिकोण से मतलब सीखते हुए, शिक्षात्मक दृष्टिकोण से मतलब अपन सीख कैंप में जाएंगे, शिविर लेके जाएंगे तो वहाँ पे सीखेंगे भी कुछ ना कुछ। तो शिक्षात्मक दृष्टिकोण से अनुभव और मनोरंजन करना शिविर कहलाता है। दोनों ही दोस्तों, दोनों ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, दोनों को दिमाग में सेट कर लिया, पूरा शिविर यहीं कंप्लीट हो जाता है इन दोनों लाइनों में। ये दोनों पॉइंट है, इनमें ही कंप्लीट शिविर कंप्लीट होता है। अब इसके अलावा दोस्तों कि शिविर के उद्देश्य क्या होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कि शिविर के उद्देश्य क्या होते हैं। तो शिविर के उद्देश्य वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, स्वयं करके सीखना, स्वयं बनाना या फिर स्वयं ग्रहण करना। ये जो
जितनी भी चीज़ें होती हैं खुद आदमी करके, खुद व्यक्ति करके जो चीज़ें करता है वो सीवर का मुख्य उद्देश्य होता है। क्योंकि सीवर में क्या होता है, व्यक्ति खुद सीखता है, कोई भी चीज़ देख के वो सीख जाएगा, तो वो सीवर होला कहलाता है। तो अगला पॉइंट आता है अपना सीवर के उद्देश्य। सीवर के उद्देश्य। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा सीवर के उद्देश्य के तौर पर अपन देखेंगे कि सीवर के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो सीवर के उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने को 4 उद्देश्य ध्यान रखने हैं। उनको अपन DMAL कहते हैं, यानी DMAL, ये सीवर के 4 उद्देश्य होते हैं DMAL। अब देखिए दोस्तों DMAL क्या होता है। D फॉर डूइंग यानी स्वयं करके करना, डू यानी करना। तो सीवर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जैसे मान लो 100 लड़के चले गए तो अपन ने 20 लड़के हो गए, या फिर 15 या फिर 10 लड़के हो गए, 10 ग्रुप बना दिए, तो वो सबके ग्रुप बन गए। अब वो खुद करके सीखेंगे, इसमें खुद करके सीखेंगे। तो डूइंग यानी करना, तो वो खुद करके जो भी काम सीख रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे अपन घूमने गए हैं तो खुद करके सीखेंगे उस क्षेत्र में, तो वो क्या कहलाएगा, डूइंग यानी स्वयं करके सीखना सीवर कहलाता है। डूइंग यानी स्वयं करना। अब एम फॉर मेकिंग यानी स्वयं बनाना। कोई भी चीज़ करते हैं तो वो खुद बना के सीखनी चाहिए, वो भी सीवर का लक्ष्य उद्देश्य होता है। तो स्वयं बनाना। इसके अलावा ए फॉर एक्यूरिंग होता है। एक्यूरिंग यानी स्वयं ग्रहण करना। क्योंकि अपन शिविर में जाते हैं, वहाँ पे 150 लड़के चले गए तो स्वयं ग्रहण करेंगे, मतलब क्या क्या चीज़ें अपने को देखने को मिली, किसी को क्या चीज़ देखने को मिल गई, किसी को क्या मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, तो सब अपने अपने हिसाब से जो मिल गया उसका अनुभव खुद ग्रहण कर लेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि किसी को पता ही नहीं, तो किसी को कोई चीज़ दी गई तो वो उसके बारे में जानकारी ले लेगा, किसी को नई चीज़ दी गई तो वो उसके बारे में जानकारी स्वयं ग्रहण करके सीखेगा, कोई उसको बताएगा नहीं बैठ के। इसमें ऐसा नहीं होता कि 10 लड़कों के एक लड़का बता रहा है यहाँ पे ये हुआ है, ये यहाँ पे ये देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। मतलब सब कुछ फ्री है, शिविर में सब स्वतंत्र रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, सब देख देख के अनुभव अर्जन करेंगे, ग्रहण करते रहेंगे। तो स्वयं मेकिंग बनाना। ए फॉर एक्यूरिंग यानी स्वयं ग्रहण करना, जो भी चीज़ें मिले ग्रहण करते रहना। एक्यूरिंग यानी स्वयं ग्रहण करना। लास्ट में एल फॉर लर्निंग क्या होता है, स्वयं सीखना। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने सीवर के उद्देश्य देखे हैं। तो उद्देश्य 4 प्रकार के उद्देश्य अपन ने मेन इंपॉर्टेंट और भी उद्देश्य होते हैं, क्योंकि सीवर मैंने पहले ही बता दिया था कि सीवर का कोई अंत नहीं होता, इसमें जो चीज़ें हो गई वो सब कुछ अपनी नॉलेज के लिए होगी। तो इसके मेन उद्देश्य क्या होता है, तो मेन 4 उद्देश्य निकाल लिए अपन ने कि डूइंग, मेकिंग, एक्यूरिंग, लर्निंग। स्वयं करना, स्वयं बनाना, स्वयं ग्रहण करना, स्वयं सीखना, ये मुख्यतः इंपॉर्टेंट उद्देश्य होते हैं सीवर के। अब दोस्तों इसके बाद में अपन देखेंगे कि सीवर के लक्ष्य क्या होते हैं। तो एक बार अपन इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर इसके बारे में अपन आगे के फैक्ट स्वयं लक्ष्य देखते हैं सीवर के लक्ष्य। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें निकल के आ गई। प्रकृति की गोद में रहकर ज्ञान प्राप्त करना या अनुभव प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, सीवर कहलाता है। आगे प्रकृति के अस्थायी आवास में अगर परस्पर सहयोग के द्वारा शिक्षात्मक दृष्टिकोण से, मतलब सीखते हुए कोई चीज़ को अपन अनुभव करते हैं, मजा लेते हैं, तो वो क्या सीवर कहलाएगा। इसके अलावा सीवर का उद्देश्य तो वो डूइंग होता है, यानी खुद बना के सीखना, खुद मेकिंग यानी बनाना, स्वयं ग्रहण करना और खुद के ग्रहण करके सीखना या फिर स्वयं सीखना। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो अपने को यही याद रखने हैं। इसके अलावा कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में अपन पूरे सीवर को शॉर्ट से पढ़ते चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन सीवर का लक्ष्य, आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। अब देखते हैं अपन सीवर का लक्ष्य, इंपॉर्टेंट लक्ष्य क्या आता है। अगला पॉइंट आएगा अपना सीवर
का लक्ष्य। अब देखिए दोस्तों, शिविर का लक्ष्य क्या रहेगा। तो शिविर का लक्ष्य होता है मनोरंजन के साथ में विशिष्ट विषय की जानकारी देना। मतलब अपना उद्देश्य क्या है, घूमने जाना, वहाँ पे मनोरंजन करना। शिविर का लक्ष्य ही मनोरंजन करना होता है, लेकिन किसी न किसी विशिष्ट विषय की जानकारी उसके अंदर दी जाती है। जैसे प्रकृति में लेके चले गए, यहाँ पे अपन सपोज करो रणथंभौर चले गए, तो रणथंभौर जाने का अपना मकसद क्या है, पहले तो घूमना या मजा लेना, तो वो तो हो गया अपने लिए मनोरंजन। लेकिन वहाँ पे जाने का उद्देश्य क्या रहेगा, तो वहाँ की जो स्पेशल जो एरिया है उस एरिया के बारे में जानकारी देना, यानी विशिष्ट जानकारी देना कि रणथंभौर दुर्ग में क्या हुआ, कैसे बना, किसने बनवाया, कैसे कैसे यहाँ पे लड़ाई और साखे हुए। तो वो सारी जानकारी, विशिष्ट विषय की जानकारी भी अपने को मिलती रहेगी। तो शिविर का लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ विशिष्ट विषय की जानकारी देना। ये शिविर का लक्ष्य होता है दोस्तों कि मनोरंजन के साथ साथ विशिष्ट विषय की जानकारी देना। इम्पोर्टेंट रहेगा, एक ही लाइन है, फैक्ट एक ही याद रखना, 70 फैक्ट रखेंगे कोई मतलब नहीं। तो मनोरंजन के साथ साथ कोई भी विषय की जानकारी दे दी, वो शिविर का मेन लक्ष्य होता है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे कि शिविर का, तो आगे रहेगा अपना शिविर का समय। शिविर का समय यानी मैंने पहले भी बता दिया था शुरुआत क्लास में, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है तो शिविर का समय कैसा होना चाहिए, यानी सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। तो सर्वोत्तम समय शिविर का वो रहेगा बसंत का मौसम। मैंने पहले बताया था कि शिविर लगभग कब लेके जाना चाहिए, सर्वोत्तम समय कौन सा होता है, प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो शिविर का सर्वोत्तम समय, तो शिविर का सर्वोत्तम समय कौन सा रहेगा दोस्तों। शिविर का सर्वोत्तम समय रहेगा जब न तो ज़्यादा सर्दी हो, न ज़्यादा गर्मी हो, न बरसात का ज़्यादा मौसम है, न ज़्यादा धूप निकलती हो, ऐसा मौसम होना चाहिए। तो वो कौन सा मौसम होता है, वो बसंत का मौसम होता है। इम्पोर्टेंट, दोबारा कब आता है, तो माघ के महीने में आता है, फरवरी मार्च के अंतर्गत आता है, ऐसे समय होता है। तो शिविर का सर्वोत्तम समय जब ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी हो। इम्पोर्टेंट, बसंत का मौसम सबसे बढ़िया होता है। सर्वोत्तम समय बसंत का मौसम। सबसे अच्छा समय कौन सा बताया गया है, तो वो बसंत का मौसम बताया गया है दोस्तों। इम्पोर्टेंट रहेगा सर्वोत्तम समय बसंत का मौसम। अब बसंत का मौसम आता कब है, तो अपने को पता होना चाहिए कि बसंत का मौसम ये है माघ महीने में, या फिर अपने तरीके से देखें तो फरवरी या मार्च में। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि सर्वोत्तम समय बसंत का मौसम। ये ऑप्शन में नहीं है तो माघ महीना ऐसे भी दे सकता है, तो वो नहीं है तो अपने को फरवरी मार्च का टाइम ये सर्वोत्तम समय होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो शिविर का सर्वोत्तम समय कैसा हो गया, तो सर्वोत्तम समय बसंत का, जब न तो ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा सर्दी हो, ऐसा मौसम होना चाहिए। तो वो मौसम कौन सा है, वो बसंत का मौसम है। और ये माघ महीने में या फिर फरवरी मार्च में आता है। तो इस टाइम में अपने को शिविर लेके जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद में आती है दोस्तों कि कार्य प्रकृति। शिविर की कार्य प्रकृति कैसी होनी चाहिए। कार्य प्रकृति मतलब शिविर को कैसे चलाना चाहिए। तो शिविर को ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, अपन 16 लड़के गए हैं तो इसका मतलब है नहीं कि बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे तो वो अपने कंट्रोल में नहीं होंगे। तो न तो ज़्यादा
न तो ज़्यादा लचीली होनी चाहिए और न ज़्यादा कठोर होनी चाहिए। अपने को मनोरंजन के साथ साथ कंट्रोल हो जाए और मज़ा भी आ जाए और कुछ सीख जाए, ऐसा शिविर की कार्य प्रकृति होनी चाहिए। तो कार्य प्रकृति कैसी होनी चाहिए? सरल, न तो ज़्यादा कठिन होनी चाहिए और न ज़्यादा सरल होनी चाहिए, वो कार्य प्रकृति होनी चाहिए। मतलब नियम से सिस्टमेटिक सारा काम हो जाना चाहिए। अगले पॉइंट कौन सा आएगा? शिविर की कार्य प्रकृति। अब शिविर की कार्य प्रकृति मैंने पहले बता दिया, शिविर की कार्य प्रकृति कैसे होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने भी लाइन देख रहे हैं अपन, शिविर का लक्ष्य, शिविर का उत्तम सर्वोत्तम समय या शिविर की कार्य प्रकृति, तो ये सभी लाइनें फैक्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यही पूछे जाते हैं बार बार। तो शिविर की कार्य प्रकृति कैसी होनी चाहिए? कम कठोर और कम लचीली, यानी बिल्कुल मैनेजमेंट सिस्टमेटिक होनी चाहिए। तो कम कठोर, और कम लचीली। कम लचीली होनी चाहिए। ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कि शिविर की कार्य प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो कम कठोर और कम लचीली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा नियम बना दिए तो कोई बच्चा फ्री नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा कठोर नियम बना दिए तो बच्चा कोई घूमने मज़ा ही नहीं ले पा रहा है, कोई सीखने का जो अपना उद्देश्य है शिविर का वो कंप्लीट ही नहीं होगा, भाई शिविर का लक्ष्य है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। और इतनी भी फिर लचीली नहीं होनी चाहिए कि कोई कंट्रोल ही नहीं है बच्चों पे, तो वो क्या होगा, फिर वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, फिर वो अपन जो मेन चीज़ करवाने गए हैं वो नहीं करेंगे, फालतू चीज़ें ज़्यादा कर लेंगे। तो कम कठोर और कम लचीली होनी चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना है शिविर की प्रकृति। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फिर अपन इसके बारे में, लेकिन एक लाइन और एक पॉइंट और लिख देता हूँ इससे पहले कि शिविर की अवधि कितनी होनी चाहिए। मतलब शिविर की समय तो अपन ने देख लिया कि वो बसंत के मौसम के आसपास होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी। लेकिन अब शिविर की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शिविर की अवधि कितनी होनी चाहिए। तो शिविर सर्वोत्तम अवधि, सबसे बेस्ट अवधि मानी गई है। वैसे तो पंचायत शिविर 3 महीने तक पढ़ा रही, कोई मतलब नहीं, 1 दिन तक चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे बढ़िया वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग मानी गई है तो शिविर की सबसे अच्छी अवधि वो 7 दिन की मानी गई है। तो सर्वोत्तम अवधि ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे, शिविर की सर्वोत्तम यानी सबसे बढ़िया, सर्वोत्तम का मतलब होता है सबसे अच्छी, सर्वोत्तम अवधि कितनी होनी चाहिए? तो सर्वोत्तम अवधि 7 दिन होनी चाहिए। यानी अपन 7 दिन तक शिविर लेके जा रहे हैं, वो अपना सबसे बढ़िया शिविर है। सर्वोत्तम अवधि 7 दिन, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अपन इसके बारे में आगे शिविर के बारे में आगे देखते हैं। तो चले दोस्तों, अब देखते हैं अपन शिविर के, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं अपन सर्वोत्तम शिविर की बातें, कि सर्वोत्तम शिविर यानी सबसे अच्छा शिविर कौन सा होता है उसकी बातें देखेंगे। तो अगला पॉइंट आएगा अपना सर्वोत्तम शिविर। अब देखिए दोस्तों, सर्वोत्तम शिविर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्वोत्तम शिविर कौन सा होता है। तो सबसे पहले उस शिविर की बातें देखेंगे अपन। अपने को सिर्फ समझना है, लाइन याद रखनी है और समझना है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा रामायण नहीं लिखनी है। तो सर्वोत्तम शिविर में सबसे पहली बात निकल के आएगी तो वो स्पष्ट है कि सबसे सरल होना चाहिए। शिविर कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, सरल होना चाहिए। आगे स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। आगे निश्चित उद्देश्य होने चाहिए, उद्देश्य होने चाहिए, निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। आगे प्रकृति के प्रांगण में होना चाहिए, क्योंकि शिविर अपन ने पहले देख लिया था, प्रकृति में तो करने जा रहे हैं, तो प्रकृति के प्रांगण में होना चाहिए। इसके अलावा प्रकृति के प्रांगण के अलावा कौन से मौसम में बताया था मैंने?
बसंत के मौसम में होना चाहिए, बसंत के मौसम में होना चाहिए, होना चाहिए। आगे क्या बताया था मैंने इसके अलावा कि खाली समय में, क्योंकि शिविर कहाँ लेके जा रहे हैं अपन, खाली समय हो तभी तो जाएंगे, तो अवकाश के समय में होना चाहिए, अवकाश के समय में होना चाहिए। इसके अलावा छोटे छोटे समूह में होना चाहिए, क्योंकि अपन 100 लोग चले गए तो 10 के समूह बना लिए, तो छोटे छोटे समूह में, समूह को बोलते हैं अपन ट्राइब्स, तो छोटे छोटे समूह में होना चाहिए, छोटे छोटे समूह है जिसे अपन का इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइब्स, ट्राइब्स। तो छोटे छोटे समूह में होना चाहिए, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे छोटे छोटे समूह के बाद के अंदर कि ये प्रजातांत्रिक होना चाहिए, मतलब सबका सहयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी सबके ऊपर पावर लगा रहा है, बिल्कुल नहीं, सभी के विचारों का महत्व देना चाहिए, सबके सुझावों को सुनना चाहिए, तो प्रजातांत्रिक होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों, और मेन चीज़ क्या है, तो वो अपने देख लिए सारे इसके अंदर। तो सर्वोत्तम शिविर कैसा होना चाहिए, वो अपने ये फैक्ट याद रखने पड़ेंगे कि सबसे अच्छा शिविर कौन सा होता है, तो वो सरल होना चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल टाइट नियम बना दिया, कोई मतलब ही नहीं है। स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट का मतलब क्या करने जा रहे हैं, वो उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य होने चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि कोई पता ही नहीं कि क्यों जा रहे हैं। अपन मान लो अपन बैठ गए 100 के 100 लड़के गाड़ी में बैठ गए और रणथंभौर चले गए, अब अपने को पता ही नहीं है कि रणथंभौर क्या लेने गए। मतलब उद्देश्य पहले फिक्स होना चाहिए शिविर का, कि अपन घूमने जाएंगे, वहाँ पर ये चीज़ें सीखेंगे, इसलिए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रकृति के प्रांगण में होना चाहिए, मतलब प्रकृति में होना चाहिए, वो तो अपन ने पहले देख लिया था। बसंत के मौसम अच्छा होना चाहिए, बसंत का होना चाहिए, मतलब माघ या फरवरी मार्च के लगभग टाइम होना चाहिए। अवकाश के समय होना चाहिए, ऐसा नहीं स्कूलों की एग्जाम लग रही है फिर अपन शिविर लेके जा रहे हैं, ये नहीं हो सकता। तो अवकाश के समय में ही शिविर होता है। छोटे छोटे समूह यानी ट्राइब्स में होना चाहिए, और पूरे शिविर में जितने लोग जा रहे हैं 150 लोग, उनको छोटे छोटे 5-5, 10-10 के ग्रुप में डिवाइड करके उसके समूह बनाना चाहिए, उसे ट्राइब्स कहते हैं। और प्रजातांत्रिक होना चाहिए, मतलब शिविर कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक, सबके विचारों को सुनना चाहिए, उसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी सब कुछ चला रहा है, वो नहीं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सर्वोत्तम शिविर के बाद में अपन आगे पॉइंट पढ़ते हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन सर्वोत्तम शिविर का महत्व। इसके बाद में अपना अगला पॉइंट आएगा सर्वोत्तम शिविर का महत्व, यानी शिविर का महत्व क्यों है, जीवन में शिविर का महत्व क्यों है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी अपन पॉइंट ही नोट करेंगे। तो सर्वोत्तम शिविर का महत्व क्यों है, तो ये हमें ज्ञान या अनुभव प्राप्त कराता है, क्योंकि अपन जाते हैं तो सीखते हैं, ज्ञान अनुभव प्राप्त कराएगा। जीवन को उभारता है, जीवन के यानी व्यक्तित्व को उभारता है। अपन बाहर जाएंगे तो अपना अलग ही तरीके से अपने में बदलाव आ जाएगा। तो जीवन को या अनुभव को उभारता है, व्यक्तित्व को उभारता है। ज्ञान आजमाने की प्रयोगशाला है, सब अपना अपना ज्ञान लगाएंगे। मान लो रणथंभौर यहाँ पर कहीं भी घूमने चले गए तो वहाँ से अपने को क्या लेके सीखने को मिलेगा, तो कोई क्या बताएगा, कोई क्या बताएगा। तो ज्ञान आजमाने की प्रयोगशाला है। और थकान दूर कर कर उल्लास बढ़ने की के लिए भी शिविर किया जाता है, क्योंकि अपन थकान या बोरिंग, शारीरिक मानसिक थकान अनुभव करते हैं, तो अपन घूमने जाएंगे तो वो अपने को थकान भगाकर शरीर में स्फूर्ति पैदा करता है। तो ये शिविर के महत्व होते हैं। तो पहला महत्व क्या निकल के आएगा इसके अंतर्गत, पहला महत्व निकल के आएगा अनुभव प्राप्त करने की जो कार्यशाला है या विविध अनुभव प्राप्त कराता है। शिविर हमें क्या देता है, शिविर हमें विविध अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि सिखाता है अपने को, बहुत सी चीज़ें सिखाता है शिविर। तो शिविर में विविध अनुभव प्राप्त करता है। आगे ज्ञान आजमाने की प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला मतलब सब इतने लोग हैं, 150 लोग हैं, तो सब में कोई क्या बोलेगा, तो सबको अपना ज्ञान निकालने की प्रयोगशाला है। तो ज्ञान आजमाने की प्रयोगशाला है, इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट क्या निकल के आएगा, महत्व, शिविर का महत्व, तो व्यक्तित्व को उभारता है,
मैंने पहले बताया था कि व्यक्तित्व को क्या करता है, उभारता है, व्यक्तित्व को उभारता है। मतलब इतने आदमियों में रह के कोई आदमी सीखेगा तो उसके चेंजिंग व्यवहार में चेंजिंग आएगा, तो वो व्यक्तित्व को उभारता है। आगे अगला कौन सा आएगा, जीवन में नए उद्देश्य निर्धारित करता है। कोई चीज़ देखेंगे अपन तो उसके बारे में दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि मेरे को भी ये करना है, तो जीवन के में नए उद्देश्यों को निर्धारित करता है। जीवन में नए उद्देश्यों को निर्धारित करता है। जीवन में नए उद्देश्यों को निर्धारित करता है, ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। अगला पॉइंट कौन सा निकल के आएगा, तो इसमें अगला पॉइंट निकल के आएगा दोस्तों वो कि थकान को भगाकर जीवन में उल्लास पैदा करता है। थकान को भगाकर जीवन में उल्लास या स्फूर्ति, खुशी, उल्लास पैदा करता है, ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों ये अपने सर्वोत्तम शिविर का महत्व हो गया। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है वो भी इसके अंदर ही आ जाएगी। तो क्या क्या अपने को फ़ायदा देता है शिविर, वो अपना सारा सब कुछ इसके अंतर्गत आएगा। तो अनुभव देता है, ज्ञान आजमाने की प्रयोगशाला, व्यक्तित्व को उभारता है, या फिर जीवन में नए उद्देश्य निर्धारित करता है, लक्ष्य निर्धारित करता है, और थकान को दूर भगाकर अपने जीवन में फिर से ज़िंदगी में उल्लास, स्फूर्ति पैदा करता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपना अगला टॉपिक देखेंगे अपन कि सबसे अच्छा शिविर का स्थल कौन सा होता है, जहाँ पे अपन शिविर लगाते हैं वो शिविर का स्थल कौन सा होना चाहिए। तो ले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन सर्वोत्तम शिविर का स्थल, यानी शिविर लगभग कौन से स्थान पर लगाना चाहिए, उस स्थान के अकॉर्डिंग अपन शिविर की बातें करेंगे। तो सबसे उचित स्थल कौन सा होता है, कौन सा स्थान है जहाँ पर शिविर सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो शिविर ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ अपन जिसका उद्देश्य है वो पूरा हो जाना चाहिए अपना। तो शिविर ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ अपना पूरा उद्देश्य है, शिविर का उद्देश्य वो अपने को प्राप्त हो जाए। दूसरा, घनी आबादी में नहीं होना चाहिए, यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं होना चाहिए, लेकिन गहरे जंगल में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जंगल में ही चले गए, तो वो जंगल में भी नहीं होना चाहिए। पहाड़ पर है तो बिल्कुल समतल जगहों में होना चाहिए, और ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर पानी और प्रकाश की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये अपने को नॉर्मल से, क्योंकि अपने को जरूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, तो पानी और प्रकाश की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर आसानी से पहुँच सके। मान लो कोई दिक्कत हो गई शिविर में तो तुरंत वहाँ पे कोई पहुँच सके। पहाड़ के ऊपर चले गए तो कोई पहुँचेगा ही नहीं, वहाँ पे गाड़ी वाड़ी नहीं जा सकती। तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आसानी से पहुँचा भी जा सके। सोच और पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ढलान वाली जगह होनी चाहिए। ये शिविर के स्थल की उचित स्थल होता है। तो पहले इसमें निकल के एक बात क्या आएगी, वो पहली बात निकल के आएगी, शिविर के सभी उद्देश्य पूर्ण हो जाए ऐसा स्थान होना चाहिए। तो शिविर के उद्देश्य पूर्ण हो जाए ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा स्थान होना चाहिए। अगला होना चाहिए घनी आबादी से दूर। घनी आबादी मतलब भीड़ भाड़ जगह से दूर, घनी आबादी से दूर पर घनी आबादी से दूर होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा नहीं है कि जंगल के अंदर ही होना चाहिए। घनी आबादी से दूर पर गहरे जंगल में नहीं होना चाहिए, अगली बात कौन सी आएगी इसमें, अगली बात निकल के आएगी इसके अंदर कि पहाड़ पर है तो समतल जगह में होना चाहिए। पहाड़ों पर समतल स्थान पर होना चाहिए। इसके अलावा पानी और प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी जगह पर होना चाहिए पानी और प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी जगह पर होना चाहिए
इसके अलावा कि आवागमन का अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी जगह पर होना चाहिए, पहुंच की अच्छी व्यवस्था। तो अगला पॉइंट कौन सा आएगा, अगली पॉइंट आएगा शीघ्र पहुंचने वाला हो, ऐसी जगह हो पर होना चाहिए जहाँ पर आसानी से जल्दी से पहुंच सके, तो शीघ्र पहुंचने वाला हो, यह भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा कि नज़दीकी सोच और ढलान वाली जगह होनी चाहिए, ढलान वाली जगह सोच करने के लिए भी अच्छी जगह होनी चाहिए, तो ढलान वाली जगह होनी चाहिए। ढलान वाली जगह होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सभी फैक्ट अपने को जहाँ शिविर लगा रहे हैं वहाँ होनी चाहिए, तब जाके अपना सर्वोत्तम शिविर का स्थल घोषित होगा। यानी शिविर के उद्देश्य पूर्ण हो जाने चाहिए, ऐसा स्थान होना चाहिए, घनी आबादी से दूर होना चाहिए, भीड़ भाड़ से, लेकिन ऐसा नहीं है कि जंगल के गहरे जंगल में ही होना चाहिए। पहाड़ों पर हो तो समतल जगह होनी चाहिए, प्रकाश और पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, शीघ्र पहुंच सके ऐसा स्थान होना चाहिए कि जरूरत पड़ जाए तो वहाँ पे पहुंच सके, और ढलान वाली जगह होनी चाहिए जिससे अपन सोच करते तो आराम से वो दूर चला जाए। तो ये सभी क्या होता है, ये सर्वोत्तम शिविर का स्थल होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन सर्वोत्तम शिविर का समूह। अगला पॉइंट आएगा अपना सर्वोत्तम शिविर का समूह, यानी सबसे अच्छा शिविर का समूह कैसे बनाया जाए। शिविर में जो अपन छोटे छोटे समूह बना रहे हैं वो सबसे अच्छे समूह कैसे बन सकते हैं, तो सर्वोत्तम शिविर का समूह कैसा होना चाहिए वो अपन देखते हैं। तो समूह बनाने के लिए अपन क्या क्या आधार से बना सकते हैं, तो समान आयु के आधार पर बना सकते हैं, यानी जितनी उम्र के अनुसार। मान लो कि अपने को 10 वर्ष के बच्चों के समूह बनाने हैं, 10 वर्ष के, इधर 15 वर्ष के, उधर 25 वर्ष के, उधर 20 वर्ष के, तो ये क्या हो गए, ये आयु के अनुसार। दूसरा लिंग के अनुसार कि ये लड़कियों का समूह, ये लड़कों का समूह, ये हो गया, तो वो लिंग के अनुसार भी बना सकते हैं अपन। इसके अलावा समता के अनुसार, क्षमता यानी उसकी योग्यता के अनुसार, जैसे ये कॉमर्स का हो गया, या आर्ट्स का हो गया, ये 10वीं क्लास का हो गया, 9th क्लास का, तो उनकी क्षमता के अनुसार भी अपन समूह बना सकते हैं। इसके अलावा 8 से 12 बच्चों का क्या बनाना चाहिए, एक ट्राइब से छोटा समूह बनाना चाहिए, इससे ज़्यादा बच्चों का नहीं बनाना चाहिए कि 8 से 12 बच्चों को, मान लिया या तो 8 बच्चों का समूह है, फिर 8 बच्चों का, फिर 8 बच्चों का, या फिर 10 के बना लिए, या फिर 12 के, इससे ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। तो 8 से 12 बच्चों का एक समूह बनाना चाहिए, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ट्राइब्स बोलते हैं। इसके अलावा प्रत्येक समूह, जो प्रत्येक ट्राइब्स है, समूह है, उसका एक लीडर भी बनाना चाहिए अपने को। और पूरे शिविर के अंदर 6 से 10 ट्राइब्स ही बनाने चाहिए, मतलब 6 से 10 ग्रुप ही बनाने चाहिए, इससे ज़्यादा ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फिर कंट्रोल में नहीं होगा। तो ये अपने को समूह बनाने के लिए, सर्वोत्तम शिविर का समूह बनाने के लिए बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात कौन सी निकल के आ गई कि आयु, लिंग और क्षमता के अनुसार समूह बना सकते हैं। समान आयु, लिंग या समान क्षमता के अनुसार समूह बनाना, यह अपने को ध्यान रखना चाहिए। आगे 8 से 12 बच्चों का एक समूह बना सकते हैं, उसे अपन ट्राइब्स कहते हैं। तो 8 से 12 बच्चों का एक समूह है, जिसे अपन ट्राइब्स बोलते हैं। ट्राइब से समूह बनाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक समूह का क्या होना चाहिए, प्रत्येक समूह का एक लीडर भी होना चाहिए, नेतृत्व करता। प्रत्येक समूह का एक लीडर भी बनाना चाहिए, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट कौन सा निकल के आएगा कि पूरे शिविर के अंदर लगभग 6 से 10 तक ही ट्राइब्स होने चाहिए, समूह होने चाहिए। पूरे शिविर में
6 से 10 तक समूह है, जिसे अपन ट्राइब्स कहते हैं, ट्राइब्स समूह होने चाहिए। तो ये दोस्तों अपन ने क्या देख लिया, ये सर्वोत्तम शिविर के समूह देख लिए अपन ने कि समान आयु के अनुसार, समान लिंग के अनुसार या समान क्षमता के अनुसार अपने को समूह बनाते हैं। ये अपने को ध्यान रखना। और पूरे 8 से 12 बच्चों का एक समूह बनाना चाहिए, इससे ज़्यादा बच्चों का नहीं कि 20 बच्चों का एक समूह बना दे, तो उसे अगर समूह बना रहे उसे अपन ट्राइब्स कहते हैं। आगे प्रत्येक समूह का एक लीडर भी होना चाहिए, जो अपन समूह बना रहे हैं उसका एक एक लीडर होना चाहिए। आगे पूरे शिविर में 6 से 10 तक समूह होने चाहिए, यानी 8 या 12 बच्चों का एक समूह होता है, लेकिन ऐसे कितने समूह होने चाहिए, तो ऐसे 6 से 10 समूह ही होने चाहिए, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार ये सर्वोत्तम शिविर का समूह बनाने की प्रक्रिया होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में अपन देखते हैं कि शिविर की महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन कौन सी होती है। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं अपन सर्वोत्तम शिविर की मूलभूत आवश्यकता, यानी जो शिविर होता है उसकी मूलभूत आवश्यकता कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि सुरक्षा हो चाहिए, अपन जंगल में जा रहे हैं, वहाँ पे रहेंगे तो अपने को सुरक्षा भी चाहिए। इसके अलावा पानी की व्यवस्था चाहिए, ईंधन भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। तो ये जो मूलभूत आवश्यकता है, नेचुरल अपन सब जानते हैं, तो ये क्या रहेगी, ये शिविर की मूलभूत आवश्यकता ही रहेगी। तो इसमें पहली मूलभूत आवश्यकता क्या आएगी, तो सबसे पहले तो अपने को सुरक्षा चाहिए, तो सुरक्षा। फिर दूसरी आवश्यकता भोजन भी चाहिए, अपने को भोजन चाहिए, साथ में पानी चाहिए, फिर ईंधन चाहिए। तो ये क्या होगी, ये मूलभूत आवश्यकता हो गई किसकी, शिविर की, जो अपने को चाहिए ही, यानी इनके बिना शिविर अधूरा रहता है। तो शिविर के लिए भोजन, पानी, सुरक्षा, ईंधन, और रहने के लिए तो अपन खुद बना रहे, ऐसा ही आवास बना रहे हैं। तो ये जितने भी चीज़ें होती है ये सब की सब क्या रहेगी, ये मूलभूत आवश्यकता होती है किसकी, शिविर की। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। अब दोस्तों इस प्रकार अपने लगभग शिविर के वो देख लिए, टोटल शिविर देख लिया। अब शिविर के में इसमें थोड़े से पॉइंट और बच जाते हैं, वो मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। इसके अलावा ये तो अपने को मूलभूत आवश्यकता हुई। अब शिविर का जो शिविर है, उस शिविर को अपन ने जो मूलभूत आवश्यकताओं को तो अपन ने देख लिया, लेकिन शिविर के कार्य क्या होते हैं। तो शिविर का कार्य सामाजिक कार्य, व्यक्ति को अनुभव देना, समाज को सहयोग करना, ये सामाजिक कार्य होते हैं। तो शिविर के यहाँ पे लिख लेंगे अपन, शिविर के कार्य। अब शिविर के कार्य क्या क्या हो सकते हैं वो भी आपको मैं बता दूं कि पहला कार्य होगा वो रहेगा रचनात्मक कार्य। शिविर का पहला कार्य रचनात्मक कार्य रहेगा। रचनात्मक कार्य मतलब अपन जहाँ घूमने जाएंगे तो वहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, घूमने जाएंगे कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें बनाएंगे या ऐसी चीज़ें देखेंगे तो वो अपने को दिमाग के ताले खोल देगी, मतलब रचनात्मक, क्रिएटिविटी, वो रचनात्मक कार्य होते हैं। कोई भी चीज़ के समाज का काम कर दिया, सफाई कर दी, कहीं गांव में सब कचरा की नालियाँ साफ़ कर दी या फिर कचरा साफ़ कर दिया और कुछ कर दिया, तो वो रचनात्मक कार्य होने चाहिए। शिविर के कार्य में पहला आता है रचनात्मक कार्य। दूसरा शिविर का कार्य आएगा दोस्तों वो रहेगा, जैसे अब रचनात्मक कार्य कौन कौन से होते हैं, जैसे पेड़ लगाना, सफाई करना, मैंने पहले ही बता दिया आपको, सफाई करना, ये क्या होते हैं, ये रचनात्मक शिविर के कार्य होते हैं लगभग। इसके अलावा बताऊँ मैं आपको जो शिविर के कार्यों में इसमें इसके अलावा प्रकृति का ज्ञान कराने वाला हो, प्रकृति का ज्ञान कराने वाला हो। शिविर के कार्य कैसे हो, जो प्रकृति का अनुभव करा दे अपने को, ऐसा शिविर होना चाहिए। क्योंकि अपन प्रकृति में रहकर ही सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तो प्रकृति का ज्ञान कराने वाला हो, ऐसा शिविर का कार्य होना चाहिए। आगे बताऊँ, आगे क्या रहेगा, आगे रहेगा सामुदायिक हो। सामुदायिक का मतलब शिविर कैसा होना चाहिए, जो समाज के काम में आने वाला हो। मैंने पहले बता दिया, पेड़ लगाना, सफाई करना, गांव मोहल्ले में सफाई करना और कुछ करना, लोगों का सहयोग करना। तो ये ऐसा शिविर होना चाहिए जो सामुदायिक हो, लोगों के काम आए। इसके अलावा देखिए अपन तो सहयोग की भावना, सहयोग
की भावना, सहयोग की भावना विकसित करने वाला हो, विकसित करने वाला हो। तो शिविर कैसा होना चाहिए? सहयोग की भावना विकसित, सब में शिविर की विकसित, सब में सहयोग की भावना विकसित हो जाए, ऐसा शिविर होना चाहिए। लोग मिलजुल के समाज का सहयोग करें, सब कुछ करते रहें। तो इस प्रकार दोस्तों लगभग अपन ने शिविर कंप्लीट कर लिया। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, आप इसको कंसेप्ट क्लियर कर ले। इंपॉर्टेंट है सभी जो आपने लाइनें लिखी है, एक की एक लाइन इंपॉर्टेंट है। शिविर से लगभग 1 या 2% इंपॉर्टेंट तरीके से पूछ ले जाते हैं। इस प्रकार आप इसको नोट्स के रूप में और बार बार रिवीजन करते रहे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो आप जरूर क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे। प्रतिदिन की क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ और नई एक क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।